दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ लेखक शिरीष द्वारा लिखी एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि क्यों हमें भलाई करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपने अपने जीवन में यह मुहावरा जरूर सुना होगा कि कर भला तो हो भला। इसी मुहावरे को चरितार्थ करने हेतु इस कहानी की रचना की गई है। अपने अच्छे कर्मों के कारण कैसे एक वकील पंडित जी को अपनी खोई हुई अमानत वापस मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके भलाई के कारण ही कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो भी पंडित जी की ये कहानी सुनता है, एक बारी जरूर कहता है कि कर भला तो हो भला। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है।
रामनगर शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा बसा है। नाम है दौलतपुर, जहां कच्चे पक्के मकानों में लगभग 20 परिवार जीवन यापन करते हैं। अपने नाम के उलट यह कस्बा मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहा है। वजह शहर से कस्बे तक पक्की सड़क का ना होना। हालात इतने बुरे कि यह कस्बा किसी वीराने से एक आना भी कम ना लगे। और इसी वीरान कस्बे में रहते हैं हमारी आज के कहानी के नायक दयाशंकर मिश्रा जी। पेशे से वकील हैं, जिन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। वैसे पंडित जी देखने में तो औसत कदकाठी, गोल मटोल शरीर, धोती कुर्ता का पहनावा, गले में भारी रुद्राक्ष की माला, कांधे से लटकता खादी का झोला, ललाट चंदन रोली का बड़ा तिलक धारण किए बहुत साधारण लगते हैं, परंतु बोली इतनी मीठी जैसे एक एक शब्द चाशनी में नहाई हो। कुल मिलाकर पंडित जी बहुत ही साधारण और भले आदमी थे। इतने भले कि अक्सर कचहरी में कोई ना कोई यह सलाह दे ही जाता था, क्या पंडित जी कहाँ इन मुकदमों चोर अपराधियों के चक्कर में कचहरी में फंस गए हैं? अरे काशी जाकर पंडा बन जाइए, 2 पैसा अधिक कमा लेंगे। पंडित जी कुछ ना कहते, बस मुस्कुरा देते। उन्हें अपने जीवन से कोई मलाल नहीं था, सिवाय 2 बातों को छोड़कर। पहला यह कि जीवन के 40 बसंत देख चुके पंडित जी अविवाहित थे। माता पिता का साया यौवन काल में ही छूट गया और पंडित जी जब तक खुद को संभालते तब तक यौवन काल ही निकल गया। आगे नाथ ना पीछे पगहा, नितांत अकेले। परंतु दूसरी समस्या गंभीर थी। दरअसल दौलतपुर से कचहरी की दूरी वैसे तो महज 9 से 10 किलोमीटर ही थी, परंतु वीरान कस्बा और कच्ची सड़क होने की वजह से कस्बे से कचहरी तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। कस्बा वीरान होने की वजह से सवारी गाड़ियां भी यदा कदा ही दिखती थी, तो पंडित जी को अक्सर लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता था। और कभी लिफ्ट ना मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किसी दिन काम आएंगे। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे किरदार नथु की। नथु रामनगर में कचहरी से सटे मजदूरों की बस्ती में रहता है। उसके पिताजी मजदूर थे और मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई का एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने 20 गज का एक चौल खरीदा था। मजदूर पिता ने बहुत कोशिश की कि नथु पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाए, पर उसको काम चोरी के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। वहीं गलत संगत और नशाखोरी की आदत ने नथु को और भी नकारा बना दिया। बूढ़े मजदूर बाप ने कुछ पैसे जोड़कर उसे कमाने के लिए मुंबई अपने दोस्त के पास भी भेजा, पर नथु अपनी हरकतों से वहां भी बाज नहीं आया। वह जो कुछ भी कमाता नशे और जुआ में उड़ाने लगा। इतना ही नहीं, वह शहर से एक लड़की भी भगा लाया। बूढ़ा कमजोर बाप यह सब सह नहीं पाया और भगवान को प्यारा हो गया। कुछ दिन तो नथु ने काम के लिए इधर उधर हाथ पांव मारे, परंतु काम चोरी की वजह से वह एक जगह ज्यादा दिन टिकता नहीं था।
ऊपर से नशाखोरी और जुआ की आदत ने उसे और भी नकारा बना दिया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। जिस वजह से वह चोरी करने लगा था, उसकी गिनती अब शहर के नामी उचक्कों में होने लगी थी। कोर्ट कचहरी उसके लिए अब दूसरा घर हो गया था। वहीं उसकी पत्नी सुधा 2-4 घरों में चूल्हा बर्तन करके किसी तरह गुजर बसर कर लेती थी। एक रोज की बात है, बरसात का मौसम था। कचहरी में पंडित जी के एक मुवक्किल का केस लगा हुआ था। आज उसकी आखिरी तारीख थी, परंतु इंद्रदेव ऐसे बिगड़े हुए थे जैसे असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी हो। झमाझम बारिश, तूफान ऐसा कि थमने का नाम ना ले। पंडित जी घर के बरामदे में बैठकर सोच विचार करते रहे, परंतु काफी देर तक जब बारिश नहीं रुकी तो उन्होंने इसी तूफान में कचहरी जाने का फैसला किया। उन्होंने छाता उठाया, अपने झोले को एक पॉलिथिन में कसा और भगवान का नाम लेकर चल पड़े पैदल। कस्बे से मेन रोड की दूरी कोई 2 किलोमीटर होगी। पंडित जी जैसे तैसे मेन रोड तक पहुंचे। चलते चलते पंडित जी के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हुआ, यही कि पता नहीं क्या सोचकर वकालत कर लिए, पता नहीं किसकी सलाह थी। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते पंडित जी ये सोच ही रहे थे कि सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठे रामू ने पंडित जी को आवाज लगाई, राम राम पंडित जी। अरे काहे खुद को इतना कष्ट दे रहे हैं? आज नहीं मिलने वाली कोई गाड़ी, आइए गर्मा गर्म चाय पिलाता हूं। पंडित जी ने सुनसान रोड की तरफ आस भरी निगाहों से देखा और कोई वाहन आता ना देख चाय की दुकान पर पहुंच गए। पंडित जी बुरा ना मानिए तो एक बात पूछूं? चाय का प्याला सरकाते हुए रामू बोला। किस बात का भला मैं मानने लगा बुरा? जब देने करने वाला सिर्फ एक भगवान है, पूछो क्या पूछना है। चाय की चुस्की लेते हुए पंडित जी बोले, इतना धन का क्या करिएगा? ना तो बीबी है जिसके नखरे रिझाने चमकाने के लिए महीने का फिजूल खर्चा हो, ना ही कोई संतान जिसको पालने पोसने के लिए कदम कदम पर नोट की चादर बिछानी पड़े। किंचित ही कहीं शहर से बाहर घूमने फिरने जाते देखा है आपको। बस घर से कचहरी और कचहरी से घर तक ही एड़ी रगड़ते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना सारी कमाई परलोक में खर्चने का इरादा हो? ये सारी बातें चुटकी लेते हुए रामू बोला। पंडित जी चाय की आखिरी घूंट लेते हुए बोले, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो कमाई है सो तो राम ही जाने। और सही बताएं भैया, हम ठहरे सदाचारी, सात्विक आदमी, और जमाना ऐसा है कि कोर्ट कचहरी राम नाम से चलती नहीं। इस धंधे में जहां पात्रता, बुद्धिमता, योग्यता, निष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए, वहीं कुटिलता, हथकंडेबाजी, चाटुकारिता, चतुराई आदि ने ले ली है। यहां सफल वह है जो हरि नोट का भक्षक है, हरि का उपासक नहीं। रामू ने बात आगे बढ़ाई। बात सही है कह रहे होंगे आप बाभन, वेदों के ज्ञाता जो ठहरे, पर पंडित जी भूखे भजन ना हो तो गोपाला। भक्ति के लिए भी शक्ति होनी चाहिए।
जितना भौकाल उतना बड़ा और उतनी ही ज्यादा कमाई। भक्षक बनने में कौन सी बुराई, और सबसे बड़ा सच तो यह है कि पेट के लिए तो कर रहा है इंसान सब कुछ। आदमी का भूखा पेट ही ना हो, दुनिया में तो ताले लग जाएं कोर्ट कचहरी में। पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा, बात तुम्हारी 100 आने सत्य है रामू। यह वकालत का पेशा दरअसल नोच खाने वाला ही है, परंतु जो मेरे ग्राहक हैं ना, उनकी भूख तक गिरवी रखी है किसी साहूकार के महलों में। उनसे भला क्या आस रखूं? यह पाप मुझसे नहीं होता। जो खुशी खुशी दे देते हैं रख लेता हूं, वरना खुद अपनी जेब से लगा देता हूं। गरीब गुरबों का आशीर्वाद मिल जाता है, उसी से पेट भर जाता है। अच्छा, मैं चलता हूं, बहुत देर हो गई है बात करते करते। फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। इंसानी भूख पर कचहरी में कुछ जरूरी काम है। तुम ये बताओ कि कितने पैसे हुए? अरे क्या पंडित जी, आपसे पैसे लेकर नरक थोड़ी जाना है। बस एक छोटा सा काम है, रामू सकुचाते हुए बोला। दरअसल छोटा लड़का हाई स्कूल पास किया है, मोटरसाइकिल की जिद किया तो दिला दिया। अब कम उम्र होने की वजह से लाइसेंस में लफड़ा फंस रहा है। कोनो जुगाड़ हो जाएगा क्या? रोड की तरफ चलते हुए पंडित जी ने कहा, पता करके बताएंगे। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, परंतु सवारी के आसार कम ही लग रहे थे। वैसे भी चाय की दुकान पर काफी समय नष्ट हो गया था, इसीलिए पंडित जी पैदल ही जल्दी जल्दी कचहरी की तरफ रास्ता नापने लगे। कोर्ट लग चुका था। जज साहब आज अलग ही मूड में बैठे थे। धड़ाधड़ केस की सुनवाई कर रहे थे। वकील साहब पहले ही लेट थे तो फटकार भी सुननी पड़ी। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद पंडित जी के हक में फैसला आया, परंतु जाते जाते जज साहब ने यह हिदायत भी दे डाली कि यह उनका घर नहीं है कि जब मन में आया तब मुंह उठाकर कोर्ट चले आए। कोर्ट का पहला नियम है अनुशासन। इतना ही नहीं, लंच टाइम में आकर मुलाकात करने का भी फरमान दे डाला। पंडित जी दोहरे मन से लंच टाइम का इंतजार करने लगे। एक तरफ जहां केस जीतने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ जज साहब का इस तरह से मुलाकात करने का डर। कहीं वकालत का लाइसेंस तो कैंसिल नहीं करने वाले हैं जज साहब। हे प्रभु, रक्षा करना। किसी तरह लंच टाइम हुआ। धड़कते दिल के साथ पंडित जी जज साहब के केबिन में घुसे। जज साहब भोजन कर रहे थे तो नजर मिलते ही पंडित जी ने नमस्कार किया। जज साहब ने कुछ बोला नहीं, बस पास में बैठने का इशारा किया और अर्दली को एक भोजन की प्लेट पंडित जी के लिए भी लगाने को बोले। तरह तरह की व्यंजन वाली प्लेट पंडित जी के सामने सजी थी। भूख तो लगी ही थी, सो इष्ट देव का संस्मरण किया और पंडित जी टूट पड़े। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने जीवन में कभी नहीं चखा था। कुछ ही निवाला हलक से उतरा होगा, तभी जज साहब ने चुप्पी तोड़ी। क्यों भाई पंडित, कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है सरकार, पंडित जी मुस्कुरा कर बोले। अरे मंद बुद्धि, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो कोर्ट रूम में हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूं। सिर झुकाते पंडित जी बोले, उसके लिए माफी माई बाप, आइंदा फिर कभी लेट नहीं होऊंगा। जज साहब गरजते हुए बोले, पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे मुवक्किल के ऊपर कितनी आफत आ सकती थी? इतना ही नहीं, केस का फैसला भी उल्टा पड़ सकता था। माफी सरकार, परंतु जहां आप हो वहां अन्याय कैसे हो सकता है?
फिर पंडित जी ने भी अपनी सारी समस्या कह डाली। जज साहब पंडित जी की रोज की लिफ्ट यात्रा के बारे में सुनते रहे और बोले, तो रोज तुम पैदल आते हो? हाँ साहब, लेकिन कभी कभी भले आदमी भी मिल जाते हैं आपकी तरह, तो बन जाता है काम, मिल जाती है लिफ्ट। जज साहब ने पूछा, तो कोई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इतना धन कहाँ है माई बाप, पिताजी गुजरे तो मेरे सिर पर कर्जा लाद गए। जो कुछ कमाई होती वो ब्याज में ही निकल जाती है। किसी तरह जीवन चल रहा है, अब यह गाड़ी का शौक कैसे पालूं? पंडित जी शर्मिंदगी भरे लहजे में बोले। जज साहब ने पंडित जी को कुछ देर तक घूरा, फिर बोले, आदमी तुम ईमानदार लगते हो। चुंगी चौराहे पर मेरे साले की गाड़ियों का शोरूम है, उसको मैं टेलीफोन कर दे रहा हूं, वह तुम्हें आसान किश्तों में गाड़ी दे देगा। परंतु जज साहब, परंतु कुछ नहीं पंडित जी, जज साहब बात काटते हुए बोले। बस यह समझ लीजिए यह मेरा आदेश है, और वैसे भी गाड़ी शौक नहीं अब जरूरत बन गई है। चलिए जाइए, अब मुझे बहुत काम है। कहते हुए जज साहब दूसरे कमरे की तरफ चल पड़े। मरता क्या ना करता, एक तरफ जज साहब का आदेश जिसकी तौहीन भी नहीं की जा सकती थी, दूसरी तरफ रोज रोज की लिफ्ट मांगने की झंझट से मुक्ति का रास्ता। पंडित जी ने काफी सोच विचार किया और उन्होंने एक स्कूटर ले ही लिया। बिल्कुल नया चमचमाता लाब्रेटा स्कूटर। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना ना करेंगे। आखिर वो जानते थे जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब पंडित जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से कचहरी जाते और रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता। लौटते वक्त में भी कोई ना कोई मिल ही जाता। ऐसे ही एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए था। अपनी आदत अनुसार पंडित जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने चाकू निकाल पंडित जी की पीठ पर लगा दिया। जितना रुपए है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो, व्यक्ति बोला। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नत्थू था, जो कुछ दिन पहले ही हवालात के चक्कर लगा के लौटा था। पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम, डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए पंडित जी बोले। क्या? नत्थू बोला। पंडित जी बोले, यह कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहां से और कैसे चोरी की है। विश्वास मानो, मैं भी रपट नहीं लिखाऊंगा। नत्थू हैरानी से बोला। क्यों? यह रास्ता बहुत उज्जड़ है, नीरा वीरान, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हाथ से सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा, पंडित जी बोले। नत्थू का दिल पसीजा। उसे पंडित जी भले मानुष प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा होता है। ठीक है कहकर नत्थू स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा प्यार करने लगे। देखा तो उसमें एक कागज भी लगा था। पंडित जी, यह मत सोचिएगा कि आपकी बातें सुन मेरा हृदय पिघल गया। दरअसल कल मैं आपसे स्कूटर लूट उसे ले गया, सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूं। लेकिन वहां पहुंचा तो इससे पहले मैं कुछ कहता कबाड़ी वाला बोला,
अरे ये तो पंडित जी का स्कूटर है। फिर मैंने ऐसी बात घुमाई और बाल बाल बचा। मैंने कहा, अरे पंडित जी ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान गया। जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। तभी एक आवाज आई, अरे ये तो पंडित जी का स्कूटर है। वो हलवाई भी बोल पड़ा, हाँ हाँ उन्हीं का है, उन्हीं के लिए तो सामान ले रहा हूं। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। ऐसा कहकर मैं जैसे तैसे वहां से भी बचा। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूं। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहा, कहाँ जा रहे हो? और ये पंडित जी वकील साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे पंडित जी, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इसे बेचने की ना मुझ में शक्ति बची है और ना ही हौसला। आपको जो तकलीफ हुई उस एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। पत्र पढ़। वकील साहब मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। आपने यह कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।